हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस रिवीजन सीरीज ऑफ ऑडिट जहाँ पे हम 620 रिवाइज करेंगे। एंड हियर 620 की जो सीरीज 600 की जो सीरीज है ना, उसमें यही बताता है कि जो ऑडिटर है वो किसी के काम को यूज़ कर रहा है। जैसे 600 में हमने पढ़ा कि यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, अब 620 बोलता है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ठीक है, तो 620 थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू 600। तो जैसे कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग यूज ऑफ वर्क इन अ फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। मतलब जो ऑडिटर है वो ऑडिटर एक्सपर्ट की मदद लेता है कुछ कामों में, लेकिन वो काम जो है वो ऑडिटिंग अकाउंटिंग ये सब नहीं होते, एक्सपर्टाइज फील्ड के काम होते हैं। जैसे वैल्यूएशन के कुछ है ना, कुछ चीज़ें इंजीनियर वाले काम जो हम नॉर्मल ऑडिटर नहीं कर सकता, तो वो ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प लेता है। उसमें ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये ऐसे 620 बताता है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग द यूज ऑफ वर्क इन अ फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग व्हेन दैट वर्क इज यूज्ड to assist the auditor in obtaining sufficient appropriate audit evidence। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट और ओपिनियंस ऑडिटर कैन ऑब्टेन फ्रॉम ऑडिटर्स एक्सपर्ट। कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिपोर्ट ओपिनियन है ना, ऑडिटर जो है वो ऑडिटर एक्सपर्ट से ले सकता है। पहला, वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ज्वेलरी, एंटीक्स, इंटेंजिबल एसेट्स एटसेट्रा। इनकी जो वैल्यूएशन है वो ऑडिटर एक्सपर्ट से करवा सकते हैं, उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं ऑडिटर एक्सपर्ट से। सेकेंड, एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटीज एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स, है ना। तो जो भी लाइबिलिटीज जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कैलकुलेट करनी होती है, हमने एफआर में पढ़ा है इंड AS 19, उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स के रिगार्डिंग जो लाइबिलिटीज होती है वो भी हम ऑडिटर एक्सपर्ट से कैलकुलेट करवाएंगे। फिर सेकेंड के बाद ये थर्ड पॉइंट पढ़ना ताकि ना याद करने के लिए भी इजी होगा। जैसे एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटीज के बाद वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल लाइबिलिटीज एंड साइट क्लीनअप कॉस्ट, ये भी एफआर में इंड 16 में पढ़ा था। जैसे डीकमीशनिंग कॉस्ट है ना, डीकमीशनिंग वाला जो कॉस्ट है तो उसके जैसा ही साइट क्लीनअप कॉस्ट और एनवायरमेंटल लाइबिलिटी का वैल्यूएशन वो भी हम ऑडिटर एक्सपर्ट से करवा सकते हैं। फिर फोर्थ, अब एनवायरमेंट के बाद ऑयल गैस रिजर्व्स, ये सब याद रखना, एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। फिर फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट जो है ना वो अपने काम वाला है। अपने काम वाला मतलब अपन उससे फेमिलियर होंगे, अपने काम वाला सीए के काम वाला। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉज एंड रेगुलेशंस, उसके बाद एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस इश्यूज। ठीक है, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंसेस इश्यूज, ये सारे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स या ओपिनियंस ऑडिटर ऑब्टेन कर सकता है ऑडिटर एक्सपर्ट से। ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होगा कि क्या मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज करना चाहिए, वेदर टू यूज द वर्क ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट, एंड अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं तो क्या वो काम एडिक्वेट है क्या मेरे पर्पस के लिए। तो ये चीजें ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक, अब कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे ऑडिटर्स एक्सपर्ट जो है वो ऑडिटर को असिस्ट कर सकता है। कौन से एरियाज में ऑडिटर की हेल्प कर सकता है वो? पहला, जब ऑडिटर ऑब्टेन करता है एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग को इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। फिर जब ऑडिटर रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई और असेस करता है, उस एरिया में भी ऑडिटर एक्सपर्ट काम जो है वो असिस्ट कर सकता है, करेगा ऑडिटर को। फिर थर्ड, ऑडिटर जो है वो डिटरमाइन करता है और इम्प्लीमेंट करता है ओवरऑल रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ठीक है, ऑडिटर जब ओवरऑल रिस्पॉन्स करता है असेस्ड रिस्क के ऊपर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, उस एरिया में असिस्ट करेगा। फिर फोर्थ, डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग, अब क्या बोलते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा टू रिस्पॉन्ड टू द असेस्ड रिस्क एट असर्शन लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के बाद असर्शन लेवल। और FFP, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, कौन से प्रोसीजर्स करेगा, जैसे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गए, SP मतलब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, ये सब। ठीक है, अब इवेल्युएट द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस इन फॉर्मिंग द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन एरियाज में ऑडिटर्स एक्सपर्ट जो है वो असिस्ट करेगा ऑडिटर को। ठीक, अब दूसरा पॉइंट सर,
कंसिडरेशंस व्हेन डिसाइडिंग टू यूज द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करेंगे जब हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या क्या कंसिडर करेंगे? पहला, क्या मैनेजमेंट ने भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट रखा हुआ था क्या मैनेजमेंट ने भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज़ किया हुआ था क्या, ये चेक करना। उसके बाद जो भी मैटर पे हमको ऑडिटर एक्सपर्ट की असिस्टेंस चाहिए, उस मैटर का नेचर क्या है, क्या वो कॉम्प्लेक्स है क्या नेचर। उसके बाद उस मैटर की रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है, वो कंसिडर करना है। ठीक, उसके बाद नेचर ऑफ द प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड टू आइडेंटिफाइड रिस्क इंक्लूडिंग ऑडिटर्स नॉलेज, ऑडिटर को कितनी नॉलेज है और ऑडिटर का कितना एक्सपीरियंस है, क्या उसने पहले कभी ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को यूज़ किया है, क्या उसके साथ काम किया है क्या उस मैटर से रिलेटेड, वो कंसिडर करना है। एंड एट लास्ट कुछ नहीं हुआ तो फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस हमको कंसिडर करना पड़ेगा। सो दीज ऑल आर 5 things which the auditor needs to consider when deciding to use the work of an auditor's expert। ठीक है सर। अब ये बोल रहा है दूसरा टॉपिक कि क्या जब मैनेजमेंट यूज किया था मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस केस में क्या होगा? ऑडिटर्स एक्सपर्ट मे ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सच फैक्टर्स। और ये वाला जो डिसीजन है कि क्या हमको ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज करना चाहिए, तो ये जो है वो काफ़ी हद तक इससे भी इन्फ्लुएंस होता है कि मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज़ किया था और उसके रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्टर्स, जैसे कि नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। ठीक है, उसका काम का क्या नेचर रहा, स्कोप है और ऑब्जेक्टिव है। फिर अब जो क्या मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को एम्प्लॉयमेंट बेसिस में रखा हुआ था, एंटिटी ने मतलब पेरोल बेसिस में एज अ एम्प्लॉय रखा हुआ था कि उसको ऐसी स्पेशली इस पर्पस के लिए बुलाया गया था, ये एक फैक्टर है। फिर एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज द कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, मतलब किस हद तक मैनेजमेंट जो है वो अपना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है ओवर द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। फिर 4th पॉइंट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, क्या मैनेजमेंट का एक्सपर्ट जो है उसके ऊपर कोई टेक्निकल कोई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है, अदर स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं क्या, वो एक बार चेक कर लेना, वो कंसिडर करना। फिर 4th लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंस और कैपेबिलिटीज क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स से ये डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है कि ऑडिटर को ऑडिटर एक्सपर्ट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है कि हमको कितना ऑडिट प्रोसीजर करना है, कितना काम करना है, वो डिपेंड करेगा काफ़ी सर्कमस्टांसेस में। तो जब हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं तो ऑडिटर जो है ना वो मैटर कुछ कंसीडर करेगा। पहले जो मैटर है उसका नेचर क्या है, क्या वो कॉम्प्लेक्स है क्या सिंपल है क्या, जिस मैटर में ऑडिटर का एक्सपर्ट का वर्क रिलेट करता है। तो वो नेचर अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, नेचर अगर सिंपल होगा तो कम ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। फिर 2nd पॉइंट, मैटर, उस जो मैटर है उसकी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसी है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा काम, कम है तो कम काम। फिर सिग्निफिकेंस, जो भी वो काम करता है एक्सपर्ट, उसका ओवरऑल ऑडिट में कितना इम्पोर्टेंट है वो मैटर, उसका सिग्निफिकेंस कितना है, ज़्यादा सिग्निफिकेंस है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब 4th, ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क परफॉर्म बाय द एक्सपर्ट, अगर ऑडिटर को पता है और ऑडिटर को एक्सपीरियंस है उसने पिछली बार भी कभी इसके साथ एक्सपर्ट के साथ काम किया है, उसके काम को यूज़ किया है ना, तो उसमें फिर प्रोसीजर्स कम लगेंगे क्योंकि उसको काफ़ी हद तक नॉलेज है। फिर वेदर दैट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू द ऑडिटर्स फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, क्या उस एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं उस फर्म की सारी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स के बारे में पता है, वो वाकिफ है, और अगर उसको सब चीज़ पता है तो फिर वो फेमिलियर है और थोड़ा कम काम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे। ये डन, दीज ऑल और द मैटर्स जो कंसिडर करने हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स जानने के लिए। ठीक है, पहला नेचर, फिर रोमम, फिर सिग्निफिकेंस, फिर वो पहले कभी काम किया हुआ है और क्या उसको फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज के बारे में पता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल, ये एक क्वेश्चन ही फ्रेम हो सकता है एग्जाम्पल के जैसे दिया हुआ है, फॉलोइंग फैक्टर्स में सजेस्ट द नीड फॉर डिफरेंट और मोर एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स देन वुड अदरवाइज बी द केस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण काम उल्टा बहुत बढ़ेगा
ठीक है, नॉर्मली नहीं बढ़ता, बट इन फैक्टर्स के कारण काम एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स करना पड़ेगा। जैसे कि वर्क जो ऑडिटर एक्सपर्ट करता है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट मैटर से रिलेट करता है, जिसमें कि एकदम सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स जजमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। फिर ऑडिटर हैज़ नॉट प्रीवियसली यूज द वर्क ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ऑडिटर ने पहले कभी ऑडिटर के काम एक्सपर्ट के काम का मतलब वर्क यूज नहीं किया था, एंड इज नो प्रायर नॉलेज ऑफ दैट एक्सपर्ट्स कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसके बाद ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स दैट आर इंटीग्रल टू द ऑडिट रादर देन बीइंग कंसल्टेड टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन एन इंडिविजुअल मैटर। जो ऑडिटर एक्सपर्ट है ना, वो ऐसा मैटर पे मतलब ऐसे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है जो ऑडिट है ना उससे ही एकदम रिलेटेड है, उसका ही एक पार्ट है। ठीक है, और फिर लास्ट पॉइंट, एक्सपर्ट इज एन ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट एंड इज नॉट देयरफॉर सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल एक्सपर्ट है, उसको फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, तो ज़्यादा काम लगेगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण एक्सटेंसिव वर्क, एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगेगा। ओके, अब कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट, CCO। ऑडिटर जो है ना वो इवेल्युएट करेगा कि क्या जो ऑडिटर्स एक्सपर्ट है उसके पास नेसेसरी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी है ना ऑडिटर के पर्पस के लिए। इन द केस ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट, जो इवेल्युएशन है ऑब्जेक्टिविटी का, वो कैसे इवेल्युएट करेगा, वो इंक्वायर करेगा कि क्या उस ऑडिटर्स एक्सपर्ट का कोई इंटरेस्ट, कोई रिलेशनशिप तो नहीं है ना जिसके कारण उसकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर थ्रेट आ जाए। ठीक है, उसके बाद अदर मैटर्स दैट मे बी रेलेवेंट इंक्लूड, ये कुछ अदर मैटर्स है जनरल से पॉइंट, द रेलेवेंस ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट्स कंपिटेंस to the matter for which that expert's work will be used, including any area of speciality within that expert's field। जो भी ऑडिटर्स एक्सपर्ट की कंपिटेंस है ना, उसकी रेलेवेंट टू द मैटर फॉर विच दैट एक्सपर्ट्स वर्क विल बी यूज्ड, वो उसमें उसकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। जैसे कि ये पर्टिकुलर एक्चुअरी में स्पेशलाइज इन प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस, बट उसका पेंशन कैलकुलेशंस पे लिमिटेड एक्सपर्टीज रहेगा। मतलब जिस फील्ड में, जिसमें भी वो काम प्रोवाइड कर रहा है उसमें उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। फिर ऑडिटर्स एक्सपर्ट्स कंपिटेंस विथ रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स, उसको नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की, जो भी वो यूज़ करेगा रेलेवेंट और रेलेवेंट ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, उसके बाद whether unexpected events, changes in conditions or the audit evidence obtained from results of audit procedures indicate that it may be necessary to reconsider the initial evaluation of CCO of the auditor's expert as the audit progresses। ठीक है, एक टाइम के बाद मतलब ऑडिट प्रोग्रेस हो चुका है, एकदम अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट या कंडीशंस में चेंजेस आ गए, तो फिर ना क्या बोलते हैं, शुरू से इनिशियल इवैल्यूएशन जो है उसको रिकंसिडर करना पड़ेगा। CCO ऑडिटर्स एक्सपर्ट के CCO का मतलब उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को एक बार से और के लिए रिकंसिडर करना पड़ेगा। तो ये 3 जनरल मैटर्स थे। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड नीड फॉर सेफगार्ड, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा अगर उसका कुछ इंटरेस्ट रिलेशनशिप है जिसके कारण उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट आ सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसकी कितना सिग्निफिकेंस है और क्या क्या थ्रेट्स है, तो सेफगार्ड्स क्या क्या कैसे कैसे लगने चाहिए। ठीक है, तो द इवैल्यूएशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड वेदर देयर इज अ नीड फॉर सेफगार्ड्स मे डिपेंड अपॉन द रोल ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट, उसका कितना क्या रोल है एंड उसके काम का पूरे ऑडिट में कितना सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर प्रपोज्ड ऑडिटर एक्सपर्ट एक इंडिविजुअल है जिसने कि काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग ऑडिटेड, दैट इज इफ द ऑडिटर एक्सपर्ट इज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो इसमें ऐसा बताया गया है कि उसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, इसका मैटर का काफ़ी पूरे ऑडिट में इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन ऑडिटर एक्सटर्नल एक्सपर्ट, कैसे इवैल्यूएट करोगे, तो जब आप इवैल्यूएट करते हो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को, इट मे बी रेलेवेंट टू इंक्वायर द एंटिटी, क्या कोई नॉन इंटरेस्टेड रिलेशनशिप है दैट द एंटिटी हैज़ with the auditor's external expert that may affect that auditor's objectivity, उससे थ्रेट आ सकता है। थ्रेट के बाद क्या लाना है अपने को,
सेफ गार्ड लाना है। फिर अपने को एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करना है कि क्या कोई एप्लीकेबल सेफ गार्ड्स है, इंक्लूडिंग एनी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स दैट अप्लाई टू दैट एक्सपर्ट, इंक्लूडिंग एनी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू दैट एक्सपर्ट, एंड इवेल्युएट कि क्या जो सेफ गार्ड्स एडिक्वेट है जिससे कि थ्रेट्स जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस हो जाए, है ना। फिर इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप दैट मे बी रेलेवेंट टू डिस्कस, इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप दैट मे बी रेलेवेंट टू डिस्कस विथ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट, इंक्लूड क्या उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो डिस्कस कर लेना, बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप है, प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज बाय दैट एक्सपर्ट, क्या कोई और सर्विसेज देता है क्या एक्सपर्ट उस एंटिटी को, एंड इन सम केसेस इट मे ऑल्सो बी अप्रोप्रिएट फॉर ऑडिटर to obtain a written representation from the auditor's external expert about any interest or relationships with the entity of which that expert is aware। उसकी written representation भी कई बार auditor मांग लेता है जो appropriate भी होता है, ठीक है, written representation मांगना। Obtaining an understanding of the field of expertise of the auditor's expert, obtaining an understanding of the field of expertise of the auditor's expert, वो कैसे understand करेंगे उसकी एक्सपर्टीज कितनी है उसके फील्ड में। सो ऑडिटर को ऑब्टेन करना है, इनेबल द ऑडिटर टू, ताकि ऑडिटर को इनेबल द ऑडिटर टू डिटरमाइन द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट एक्सपर्ट्स ऑडिटर फॉर ऑडिटर्स पर्पस एंड इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ द वर्क। वही जनरल ऑब्जेक्टिव जो था वही है। अब अग्रीमेंट करना है ऑडिटर्स एक्सपर्ट के साथ। ऑडिटर शैल अग्री इन राइटिंग व्हेन अप्रोप्रिएट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स विथ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट। क्या अग्री करेगा, किस किस चीज़ में अग्री करेगा, कौन से मैटर्स पे अग्री करेगा। सबसे पहला नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क। फिर रिस्पेक्टिव रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड दैट एक्सपर्ट, दोनों के रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे। फिर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड दैट एक्सपर्ट। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट of communication between the auditor and that expert, including the form of any report to be provided by that expert, ठीक है। फिर the need for the auditor's expert to observe confidentiality requirement, तो ये चीज़ें कम्युनिकेट होगी, अग्रीमेंट होगा दोनों के बीच, ऑडिटर और ऑडिटर एक्सपर्ट के बीच। अब हमको क्या करना है, उसके काम की एडिक्वेसी को इवेल्युएट करना है। सो द ऑडिटर शैल इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट्स वर्क फॉर द ऑडिटर्स पर्पसेस, इंक्लूडिंग क्या, द रेलेवेंस, रीजनेबलनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स, relevance and reasonableness of that expert's findings and conclusions, and their consistency with the other audit evidence. So the findings and conclusions of the auditor's expert, specific procedures to evaluate the adequacy of the auditor's expert's work for the auditor's purpose may include, क्या क्या specific procedures अपने को करने पड़ेंगे ताकि हमको उसके काम की adequacy इवेल्युएट कर सके। सबसे पहले तो इंक्वायरी करेंगे, पहला काम होता है इंक्वायरी करना, ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें। तो इंक्वायरी ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट, फिर हम उसके वर्किंग पेपर्स को, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स को रिव्यू करेंगे, ओके। फिर कोरोबोरेटिव प्रोसीजर्स सच एज ऑब्जर्विंग द ऑडिटर्स एक्सपर्ट्स वर्क। कोरोबोरेटिव प्रोसीजर्स में कुछ स्पेसिफिक 5-6 प्रोसीजर्स है। सबसे पहले हम उसके काम को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद सेकेंड पॉइंट ये, ऑब्जर्व करने के बाद ना कंफर्म करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व के बाद कंफर्म करेंगे रेलेवेंट मैटर को किसी थर्ड पार्टी के साथ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिटेल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे टू सी वेदर द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियलिटी एस्पेक्ट्स कंसीडर्ड और नॉट। क्या परफॉर्म करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे टू सी वेदर द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियलिटी एस्पेक्ट्स कंसीडर्ड और नॉट। एंड एनालिटिकल प्रोसीजर से ये याद आना चाहिए कि एनालिटिकल प्रोसीजर में कुछ रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाली चीज़ें होती है, तो उसके बाद हम ये पॉइंट याद रख लेंगे। एग्जामिनिंग द पब्लिश्ड डेटा such as statistical reports from reputable authoritative sources, पहला ऑब्जर्व करेंगे, दूसरा कंफर्म करेंगे मैटर को थर्ड पार्टी के साथ, तीसरा परफॉर्म करेंगे डिटेल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू सी विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियलिटी एस्पेक्ट्स कंसीडर्ड। फिर उसके बाद परफॉर्म करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे पब्लिश्ड डेटा जैसे कि स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स फ्रॉम रेप्यूटेबल अथॉरिटेटिव सोर्सेस। फिर रीपरफॉर्म करेंगे कैलकुलेशंस को, ठीक है। तो ये 5 कोरोबोरेटिव प्रोसीजर से ऑब्जर्व, कंफर्म, देन एनालिटिकल, फिर स्टैटिस्टिकल, फिर रीपरफॉर्म द कैलकुलेशंस, 5 पॉइंट्स। फिर हम क्या करेंगे, अनदर एक्सपर्ट से जिसके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज होगी
उससे डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कसिंग द ऑडिटर्स एक्सपर्ट्स रिपोर्ट विद द मैनेजमेंट, लास्ट में मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन। तो ये सारे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स से जिससे कि हमें ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क की एडिक्वेसी इवैल्यूएट कर सके। डन विद दिस पॉइंट। उसके बाद ये जनरल और 2-3 पॉइंट्स है। इफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट assumptions एंड मेथड्स, सो द रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दोज assumptions एंड मेथड्स, उसकी भी जो भी assumptions और मेथड यूज किए हैं उसका रेलेवेंस और रीजनेबलनेस भी अपने को चेक करना है। तो ये वाला पॉइंट एक बार के लिए रीड कर लीजिएगा। उसके बाद इफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सोर्स डेटा that is significant to that expert's work, तो रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ दैट सोर्स डेटा, उसकी भी रेलेवेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी भी हमको चेक करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या देखेंगे, व्हेन एन एडिटर्स एक्सपर्ट इन्वॉल्व्स a work involve the use of source data that is significant to that expert's work, procedures such as the following may be used to test that data। कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज होंगे? सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ द डेटा को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ओरिजिन तो सही है ना, इंक्लूडिंग ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर एप्लीकेबल टेस्टिंग इन द इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द डेटा एंड वेयर रेलिवेंट इट्स ट्रांसमिशन टू द एक्सपर्ट। ठीक है, वेरीफाई करेंगे ओरिजिन ऑफ डेटा। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल देखेंगे कितना है, कैसा है, एंड फिर जो ट्रांसमिशन करते हैं उसको किसको, एक्सपर्ट के पास, फिर वो चेक करेंगे। फिर क्या करेंगे, डेटा को रिव्यू करेंगे, कंप्लीटनेस और इंटरनल कंसिस्टेंसी देखेंगे, रिव्यू करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे ताकि हमको इसकी रीजनेबलनेस वगैरह पता हो सके। ओरिजिन, व्हेन वर्क ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज नॉट एडिक्वेट, अगर एडिक्वेट नहीं है वर्क तो उस केस में क्या होगा, if the auditor determine that the work of the auditor's expert is not adequate for the auditor's purpose, तो auditor क्या करेगा, auditor shall agree with that expert, auditor shall agree with that expert on the nature and extent of further work to be performed by that expert। ठीक है, और परफॉर्म करेगा एक्सपर्ट वर्क, या तो फिर हम ही परफॉर्म करेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। ये एग्जांपल से ये समझ आएगा इनएडिक्वेट वर्क कैसे क्या होता है। अगर ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि जो वर्क है ऑडिटर एक्सपर्ट का वो एडिक्वेट नहीं है ऑडिटर की पर्पस के लिए, तो ऑडिटर जो है वो रिजॉल्व, एंड जो ऑडिटर है ना वो मैटर रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है थ्रू एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, जिसमें कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स दोनों ने, एक्सपर्ट ने भी और ऑडिटर ने भी परफॉर्म किया। ठीक है, और इंक्लूड एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अनदर एक्सपर्ट, इट मे बी नेसेसरी टू एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन, तो इसलिए मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एस 705, बिकॉज ऑडिटर ने कोई भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया है, इसलिए। ठीक है, ये डन हो गया। अब रेफरेंस टू द ऑडिटर्स एक्सपर्ट्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या ऑडिटर एक्सपर्ट की कुछ रेफरेंस ऑडिटर की रिपोर्ट में देनी चाहिए? सबसे पहले ऑडिटर शेल नॉट रेफर टू द वर्क ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट इन एन ऑडिटर्स रिपोर्ट जिसमें कि अनमॉडिफाइड, जिस ऑडिट रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है उसमें आपको रेफर करने की नीड नहीं है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू डू सो, है ना। अगर वो लॉ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब लॉ रेगुलेशन रिक्वायर करता है उस रेफरेंस देना पड़ेगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शेल इंडिकेट in the auditor's report that the reference does not reduce the auditor's responsibility for the audit opinion। लास्ट में ऐसा लिख देना, इंडिकेट कर देना पड़ेगा कि जो ऑडिटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रेफरेंस डज नॉट reduce the auditor's responsibility for the audit opinion। ठीक है, उसका कोई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती ऑडिट ओपिनियन के लिए। ठीक है, अगर ऑडिटर रेफरेंस देता है इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्योंकि उस रेफरेंस ये रेलेवेंट है to an understanding of modification to the auditor's opinion, auditor shall indicate in the auditor's वही same does not reduce the auditor's responsibility for that opinion। ठीक है, तो ये स्टडी मैट के जितने भी टॉपिक्स थे वो कर चुके हैं। इसके बाद 2 और टॉपिक्स थे जो फैकल्टी की बुक में थी, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है, इंपॉर्टेंट लगे इसलिए। CCO ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, CCO ऑफ ऑडिटर मतलब कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट मे कम फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज? पर्सनल एक्सपीरियंस, शायद ऐसे 500 में भी है, पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, फिर डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट,
उससे भी आ सकता है, हमको पता चल सकता है इसकी सीसीओ का, ठीक है। और एक्सपर्ट से डिस्कस कर लो, या तो फिर अदर ऑडिटर से डिस्कस कर लो, या फिर उससे डिस्कस कर लो जो इसके काम के साथ फेमिलियर है, इसके साथ काम किया हुआ है। फिर एक्सपर्ट की नॉलेज क्या है ना, क्वालिफिकेशंस, मेंबरशिप क्या है, प्रोफेशनल बॉडी क्या है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ये सब बता दो, ये सब डिस्कस कर लो। ये सारे सोर्सेस है, ठीक है। फिर पब्लिश्ड पेपर और बुक्स रिटन बाय द एक्सपर्ट ने कोई पेपर पब्लिश किया है क्या, बुक्स लिखी है क्या। उसके बाद ऑडिटर्स फर्म्स, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये सारे वेराइटी ऑफ सोर्सेस है जिससे कि हमको सीसीओ पता चल सकता है ऑडिटर के एक्सपर्ट का। लास्ट टॉपिक, फॉलोइंग फैक्टर्स सजेस्ट द नीड फॉर मोर डिटेल्ड अग्रीमेंट और रिटर्न अग्रीमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स के कारण ज़्यादा डिटेल्ड अग्रीमेंट करना पड़ सकता है। मैटर जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, ऑडिटर को कोई प्रीवियसली मतलब नॉलेज नहीं है, या फिर उसने कभी काम नहीं किया है जो कि एक्सपर्ट परफॉर्म करता है। एंड ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट्स वर्क एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट, मतलब जितना ऑडिटर एक्सपर्ट काम किया है, जिस वो पूरे ऑडिट में उसका रोल काफ़ी सिग्निफिकेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर्स एक्सपर्ट एक्सेस टू सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल एंटिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सेस टू सेंसिटिव, ऑडिटर एक्सपर्ट को एक्सेस है सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। फिर रेस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर एंड ऑडिटर एक्सपर्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज नॉर्मली एक्सपेक्टेड, एकदम अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स है दोनों के। एंड लास्ट पॉइंट, मल्टी ज्यूरिसडिक्शनल, जहाँ पे काफ़ी सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई हुए जाते हैं। सो डन विद दिस ऐसे 620 काफ़ी मतलब थोड़ा सा बड़ा था। इसके बाद 610 कर लेंगे तो 600 की सीरीज़ अपनी पूरी हो जाएगी, एंड फिर क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, एंड फॉर नोट्स प्लीज़ join my telegram channel which is given in the description box. Also please comment अगर रिविजन सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी और इससे कुछ भी हेल्प हो रही होगी तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि एकदम नया चैनल है एंड really need your support. If you like it, so please support and comment. Thank you.